Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, आगे चलते हैं, अपने चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि what is dual nature of matter. स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास जो मैटर है वो 3 फंडामेंटल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मैटर है उसकी 5 स्टेट्स हैं। यानी कि आपके पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन आपके पास प्लाज्मा आता है, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुई है जिसको आप बोसॉन कंडेंसेट्स कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके ज़रा अप्रोच से एडवांस लेवल की है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैटर होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पे रिलाई करता है, ये उससे बेस्ड होता है, वो आपको अच्छी तरह से पता है, जिसमें एटम है, आपने इस चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया। अब स्टूडेंट्स, हर मटीरियल पार्टिकल, हर फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड सिर्फ मटेरियल नेचर एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उससे रिलेटेड डेफिनेट वेवलेंथ भी एग्जिस्ट करती है। जब मैं उसको कोई वेव लाइक प्रॉपर्टी मेंशन करती हूँ, यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि एक मैटर से एसोसिएटेड एक डेफिनेट वेव होती है या उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब मटेरियल पार्टिकल्स बल्क में फ्लो करते हैं तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मैं कह रही हूँ कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं, इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपके पास जो ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं या मैटर है, ये डुअल नेचर रखता है, यानी कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और मैटर लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं। हमने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को डिस्कस किया था कि आपके पास जो लाइट है वो फोटॉन्स से मिलके बनी है, यानी कि जो आपके पास लाइट है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स जब बल्क में फ्लो करते हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब वो फ्लो करते हैं तो उनकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, उनसे रिलेटेड वेवलेंथ होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो डेफिनेट एनर्जी भी पोजेस कर रहे होते हैं, यानी कि वो वेव लाइक नेचर भी एग्जिबिट कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस भी रखते हैं, यानी कि उनका डेफिनेट मास भी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप उनका मोमेंटम है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मैटर है, मैटर ने एक डेफिनेट सरफेस से कोलाइड किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की, यानी कि जब वो फ्लो कर रहा था इट वाज वेव लाइक, एंड व्हेन इट ट्रांसफर्ड इट्स एनर्जी, तो इसने पार्टिकल नेचर अपनी ले ली। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक फंडामेंटल सी एग्जांपल हो गई है, फोटॉन्स को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। वेव पार्टिकल नेचर को आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है कि कैसे आपके पास ये एक पीस ऑफ आर्ट वर्क है कि कैसे पार्टिकल्स जब फ्लो करने लगेंगे तो वेव की फॉर्म लेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो हाइपोथेसिस थी ये डी ब्रॉगले ने दी थी। डी ब्रॉगले ने क्या किया, मैस एनर्जी रिलेशनशिप जो कि आइंस्टाइन का था, उसके अलावा जो एनर्जी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ था उसको इक्वेट कर लिया, जैसे E इज इक्वल्स टू HV या म्यू इसको आप कह लें, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को उसने कंबाइन कर लिया, यानी कि उसने इक्वलाइज कर लिया, MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू H। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ये फर्दर रिलेटेड होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ। अब आपने इसको इससे रिलेट कर देना है, और यानी कि आपने रिप्लेस कर देना है, MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू C बाय लेमडा। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आप कोई वेव की ऐसी प्रॉपर्टी निकालेंगे जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करेगी, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगी। आपने क्या करना है, वेवलेंथ को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास एक फंडामेंटल फैक्टर होता है जो कि मटेरियल पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को आपस में जो है वो रिलेट कर देता है। लैम्डा को आपने इक्वेशन की इस साइड पे लिया, H/mv था, अब इसको आपने रिलेट किया तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। MC, अब आपने स्पीड ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दिया, किसी भी जनरलाइज कर देंगे, जब आप किसी भी स्पीड से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। अब स्टूडेंट्स, हम हर पार्टिकल से रिलेटेड उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, अपनी फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो आप उससे रिलेटेड वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास H है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, M आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, और V उसकी स्पीड ले लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, इसके यूनिट्स होते हैं जाउल सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। देन आपके पास स्पीड आ जाती है उस इलेक्ट्रॉन की जो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हो गई।
इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 0.33 नैनोमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो वेवलेंथ है जो एक पार्टिकल से एसोसिएटेड है, अगर हम इसको पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रा है यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से अगर हम इस वेवलेंथ को मैच करने लगे तो ये एक्सरे के साथ मैच करेगी। जब ये एक्सरे की वेवलेंथ के साथ मैच करेगी इट मीन्स कि आपके पास ये पार्टिकल नेचर भी पोजेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर भी पोजेस कर रहा है, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ है आपस में कंपेरेबल है। अगर वेवलेंथ कंपेरेबल है स्टूडेंट्स तो इसका ये मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी भी कंपेरेबल है, एनर्जी भी कंपेरेबल है, यानी कि हम इस बेसिस पे किसी भी पार्टिकल को उसकी वेव नेचर के अंदर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ये सिर्फ आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर पोजेस करती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर ये चीज़ जो है या ये फिनोमेना जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे यानी कि स्टूडेंट्स हम उससे रिलेटेड भी वेवलेंथ कैलकुलेट तो कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई 10 ग्राम का आपके पास स्टोन है, आप उससे रिलेटेड भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस वेवलेंथ की वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आप, मैं, स्टोन या कोई भी और आपके पास इस तरह का कोई फर्नीचर आ जाता है, कोई व्हीकल आ जाता है, उनसे रिलेटेड वेवलेंथ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर फॉल नहीं करती और नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने थी वेव पार्टिकल नेचर ड्युअलिटी थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैथ इंक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है तो वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड जो होगी वो स्मॉल होती चली जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बाहर चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये हाइपोथेसिस तो रखी गई लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया गया। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई स्टूडेंट्स इसको किया था डेविशन और जर्मन ने। वो ये किया था कि स्टूडेंट्स हम क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करते हैं, उन पे इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराते हैं। हमने ये देखना होता है कि कौन सा एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है और आपके पास एक जो क्रिस्टल है उसकी डेफिनेट शेप कैसे मेंटेन्ड होती है, यानी कि एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आप अपने आगे चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल कराया निकल क्रिस्टल के ऊपर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि वेव लाइक नेचर हमने जब जस्टिफाई करनी है पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कैसे की जाएगी कि हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पे फॉल कराएंगे। अब निकल क्रिस्टल के अंदर एटम्स की डेफिनेट अरेंजमेंट है, वहाँ से आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो अपनी वेव लाइक नेचर के ऊपर उस लाइट को डायफ्रैक्ट करेगी। जब वो डायफ्रैक्ट करेगी, डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कुछ इस तरह की सिमेट्री देंगे जैसे कि आप अपने सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। तो इस तरह से डायफ्रैक्शन होगी तो हम यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सिर्फ वो मटीरियल पार्टिकल्स हैं, मटीरियल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बल्कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करते हैं। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटॉल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें जो एटम दिखाया जाता है या इमेजिन करवाया जाता है वो 2D होता है, यानी कि स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशंस के अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप अपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन होता है या आपके पास जो पूरा एटम होता है ये इस तरह का नहीं होता, यानी कि स्टूडेंट्स हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये डिस्कस किया था कि हम पोजीशन और मोमेंटम यानी कि पोजीशन और स्पीड इलेक्ट्रॉन की एट अ टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रिलाई करना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जब इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस को प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एटम की वो शेप आती है जो आप अपनी राइट साइड पे देख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम जस्ट ये बता सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर या न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस या उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी एग्जिस्टेंस की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस पोर्शन को हम डेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि बाकी जो पोर्शंस होते हैं उनको हम थोड़ा शैलो ड्रॉ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी को देख सकें। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑर्बिटॉल्स जो होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटॉल जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता है, जबकि स्टूडेंट जो ऑर्बिट होता है वो आपको जस्ट 2D स्ट्रक्चर बना रहा होता है ताकि आप एटम के स्ट्रक्चर को वैसे डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो ऑर्बिटॉल का कॉन्सेप्ट था ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू आया था, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन के केस के अंदर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियस से
फर्स्ट शेल का डिस्टेंस 0.0529 नैनोमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आपके पास 0.0529 या 0.053 नैनोमीटर पे मैक्सिमम होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं।